छात्रों, अब इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं आदर्श एवं अनादर्श विलयन, आइडियल एवं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या होते हैं आदर्श और क्या होते हैं अनादर्श विलयन। तो इस बार आदर्श और अनादर्श विलयन को समझने से पहले एक बात हम अपने दिमाग में फिर से रिवाइज कर लें कि किसी विलेय पदार्थ ए को विलायक बी में मिलाकर के ही कोई विलयन तैयार किया जाता है। अब ये बना हुआ विलयन कब आदर्श कहलाएगा और कब अनादर्श कहलाएगा, इसके लिए हम गौर करें। सबसे पहली बात तो हम आदर्श विलयन की परिभाषा को समझें। आदर्श विलयन ऐसे विलयन हैं जो सांद्रता की सभी परासों में राउल के नियम का पालन करते हैं, यानी दो सॉल्यूशंस which obey Raoult law over the entire range of concentrations are known as ideal solutions। अब यानी पहली बात तो यह है कि ये राउल के नियम का फॉलो करना चाहिए या राउल के नियम का पालन करना चाहिए। अब राउल का नियम क्या कहता था कि विलयन में किसी अवयव ए का वाष्प दाब क्या होता है P0A(XA), बी का वाष्प दाब PB इक्वल टू P0B(XB) और विलयन का वाष्प दाब PS क्या होता था PA प्लस PB इक्वल टू P0A(XA) प्लस P0B(XB) इक्वल टू, जिसे हम प्राप्त कर चुके हैं पिछले राउल के नियम में पढ़ने पर, P0B माइनस P0A(XB) प्लस P0A। ये एक विलयन का कुल वाष्प दाब होता था जिसे हम प्राप्त कर चुके हैं। तो बच्चों, कोई भी विलयन आइडियल सॉल्यूशन आदर्श विलयन तभी कहलाएगा जब वह राउल के नियम का पालन करता है। मतलब उसके अवयवों का वाष्प दाब P0A, ए अवयव का वाष्प दाब P0A(XA), बी अवयव का वाष्प दाब P0B(XB) के बराबर हो तथा विलयन का कुल वाष्प दाब ए एवं बी के वाष्प दाबों के योग के बराबर हो। जैसा कि हमने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था, उसमें आपने देखा था कि एक यह दाब P0B था, ये दाब P0A था, और इस कंडीशन में आप देख रहे थे यहां पर XA का मान 0 था, यहां पर XA का मान 1 था, यहां पर XB का मान 1 था और यहां पर XB का मान 0 था। फिर इनका हमने ग्राफ खींचा था। ये पहला ग्राफ आया था इस तरह से, ये आपने देखा था, ये काय का था PA इक्वल टू P0A(XA)। दूसरा ग्राफ आया था कुछ इस तरह से, जो कि दर्शा रहा था PB को, जो कि था P0B(XB)। और बच्चों तीसरा ग्राफ था जो विलयन के कुल वाष्प दाब को दर्शा रहा था, जो कि था PS इक्वल टू PA प्लस PB, इसके बराबर आया था। ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो अगर किसी विलयन के बनने पर उसमें उसके अवयवों के वाष्प दाब इस ग्राफ के अनुरूप हो, विलयन का कुल वाष्प दाब इस ग्राफ के अनुरूप हो, तो उस स्थिति में वह विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। कुल मिला के बात यह है कि वे विलयन जो सांद्रता की संपूर्ण परासों में, यानी सांद्रताओं के मान XA का मान 0 से 1 तक होने पर, XB का मान 0 से 1 तक होने पर, यानी सांद्रता की सभी परासों में राउल के नियम का पालन करते हैं, उन विलयनों को ही हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरी बात क्या है बच्चों कि अगर ये पदार्थ विलेय पदार्थ A है और विलायक पदार्थ B है, तो आप जान रहे हैं जब विलेय पदार्थ अकेला रखा हुआ है तो उसके अणुओं के बीच बच्चों A आकर्षण काम करेगा। A आकर्षण का मतलब, क्योंकि इस पात्र में सभी अणु A के ही है, तो उनके बीच में जो आकर्षण हो रहा होगा वह A और A के बीच में लग रहा होगा, तो वो A आकर्षण हो गया। इसके अंदर जो भी अणु रखे हुए हैं वो सारे अणु B हैं, तो उनके बीच में जो आकर्षण लग रहा होगा वो B आकर्षण होगा। और जब ये दोनों पदार्थ मिला दिए जाएंगे तो इनमें A और B दोनों होंगे, तो यहां जो आकर्षण लग रहा होगा वो AB आकर्षण बल होगा। तो दूसरी कंडीशन ये है, पहली कंडीशन तो ये है कि विलयन राउल के नियम का पालन करना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों कि विलयन बनने के बाद अवयव A के अणुओं और अवयव B के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है उसका मान AA आकर्षण बल तथा BB आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए, तभी यह राउल के नियम का पालन कर पाएगा। दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों आइडियल सॉल्यूशंस के लिए कि जब कोई आइडियल सॉल्यूशन बने तो उस स्थिति में डेल्टा V का मान विलयन के लिए 0 होना चाहिए। मतलब वॉल्यूम चेंज शुड बी 0। इसका मतलब क्या है बच्चों कि विलयन बनने से पूर्व कुल आयतन कितना है अवयवों का, उतना ही आयतन होना चाहिए विलयन बनने के बाद। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि यदि विलयन बनने से पूर्व हमने A के
अगर हमने ए के 20 ml लिए हैं और बी के 100 ml लिए हैं, तो बिलियन बनने के बाद जो सॉल्यूशन जो बना है उसका आयतन टोटल 120 ml होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बिलियन बनने से पूर्व दोनों अवयवों का कुल आयतन कितना था, 100 + 20 इक्वल टू 120 ml, और बिलियन बनने के बाद बिलियन का भी आयतन कितना बैठ रहा है, 120 ml। इसका मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, दैट मींस वॉल्यूम चेंज इज 0। तो उस स्थिति में भी वह आइडियल सॉल्यूशन है। और चौथी कंडीशन है बच्चों कि वह कोई बिलियन जब ही आइडियल सॉल्यूशन होगा जब उसके बनने पर डेल्टा H का मान भी 0, दैट मींस एंथैल्पी चेंज का मान 0 होना चाहिए। इसे हम कैसे समझेंगे बच्चों? एंथैल्पी क्या है? किसी तंत्र में निहित ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा है। तो यदि किसी बिलियन के बनने पर किसी भी प्रकार का ऊष्मा का परिवर्तन नहीं हो रहा है, तंत्र ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है और ना ही ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, यानी बिलियन जब बना है तो उस बिलियन के बनने पर ना तो बिलियन ठंडा महसूस हो रहा है ना ही बिलियन गर्म महसूस हो रहा है। अगर ए और बी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो बिलियन बनने के बाद यानी इन दोनों को मिलाने के बाद जो बिलियन बना है उस पात्र या उस बिलियन का टेम्परेचर भी अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब ना तो बिलियन बनने के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ ना ही बिलियन बनने के दौरान ऊष्मा का अवशोषण हुआ, कुछ नहीं हुआ है। तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि तंत्र के द्वारा ना तो ऊष्मा अवशोषित की गई है ना ही ऊष्मा उत्सर्जित की गई है। तो ऐसी स्थिति में उसका एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होगा। तो यह अगर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य आता है तो वह बिलियन आइडियल सॉल्यूशन होगा। कुल मिला के आइडियल सॉल्यूशंस के लिए जो कंडीशन है वो यही 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है बच्चों कि उस बिलियन को राउल के नियम का पालन करना चाहिए, यानी उसके सभी अवयवों का वास्तव और उस बिलियन का कुल वास्तव राउल के नियम के द्वारा दर्शाए गए ग्राफ के अनुरूप ही आना चाहिए। दूसरी बात क्या है बच्चों कि बिलियन में ए और बी जो अवयव हैं उनके बीच का आकर्षण बल ए आकर्षण बल और बी आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है, जब वह बिलियन बने तो उस बिलियन के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जितना भी टोटल वॉल्यूम बिलियन बनने से पूर्व था विलेय और विलायक का मिला करके, उतना ही वॉल्यूम बिलियन बनने के बाद होना चाहिए टोटली, यानी वॉल्यूम चेंज 0 होना चाहिए। और चौथी बात यह है बच्चों कि बिलियन बनने के दौरान या बिलियन बनने के बाद तंत्र में से ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन होना चाहिए ना ही तंत्र के द्वारा ऊष्मा का अवशोषण होना चाहिए, यानी तंत्र की एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H का मान 0 होना चाहिए। उसी स्थिति में हम इसको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। आइडियल सॉल्यूशंस के वैसे तो बहुत कम होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, फिर भी आइडियल सॉल्यूशन का उदाहरण अगर हम लेना चाहें तो एग्जांपल्स की बात करें बच्चों तो आपकी बुक्स में भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। बेंजीन है, बेंजीन का टॉलुइन के साथ मिक्सचर है, पहला एग्जांपल है। दूसरा एन हेप्टेन और एन हेक्सेन का जो मिक्सचर है वो भी आइडियल सॉल्यूशन है। इसके अलावा क्लोरोएथेन और ब्रोमोएथेन का जो मिक्सचर है वो भी आइडियल सॉल्यूशन है। तो बच्चों ये था आइडियल सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। देखिए बच्चों अब है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन कौन से बच्चों, हमें वहीं से ही लेना है। अगर हमें आदर्श विलयन समझ में आ गया है तो वहीं से ही अनादर्श विलयन का भी हम डेफिनेशन ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि दोज सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे राउल्ट लॉ, या वे विलयन जो सांद्रता की सभी परासों में राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम अनादर्श विलयन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। दैट मींस इनके लिए क्या होगा कि पीए का मान जो है वैसे कितना होता था बच्चों, आप बताइए। P0A होता था और पीबी का मान कितना होता था, P0B होता था। और पीएस का मान कितना होता था, विलयन का कुल वास्तव, जो कि PA प्लस PB, यानी कि PS इक्वल टू P0B माइनस P0A XB प्लस P0A, इतना होता था। तो अगर वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो ना तो पीए का मान इसके बराबर होगा, ना पीबी का मान इसके बराबर होगा, ना पीएस का मान इन दोनों के योग के बराबर होगा, ना पीएस का मान इन दोनों के योग के बराबर होगा, तब वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों
कि जब कोई नॉन आइडियल यानी अनादर्श विलयन बनेगा तो उस स्थिति में ए और बी के बीच में यानी विलेय और विलायक के कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल का मान बराबर नहीं होगा ए आकर्षण बल के या बी आकर्षण बल के, इनके बराबर नहीं होगा। जो ए आकर्षण और बी आकर्षण के बराबर होता था आइडियल सॉल्यूशन में, अब वो बराबर नहीं होगा ए बी आकर्षण बल का मान। सबसे तीसरी बात क्या है बच्चों, जब कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो उस स्थिति में उस नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी का मान 0 नहीं होगा। यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनने के दौरान आयतन में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होगा। वहां क्या हो रहा था आइडियल सॉल्यूशन में, जब विलेय और विलायक को मिला रहे थे तो बनने वाले विलयन का कुल आयतन उतना ही होता था जितना भी विलेय और विलायक का सेपरेटली जोड़ने पर जो आयतन आता था, यानी कुल आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दौरान क्या होगा, विलेय और विलायक को मिलाने पर या तो कुल आयतन का मान घट जाएगा या कुल आयतन का मान बढ़ जाएगा। यानी कुल मिला के ये है कि आयतन में परिवर्तन आएगा, और आयतन में परिवर्तन आएगा तो आयतन परिवर्तन का मान वहां 0 नहीं होगा। चौथी बात ये है बच्चों कि आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच का मान यानी एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 हुआ करता था, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा एच यानी एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 नहीं होगा। मेरा मतलब ये है जब ये सॉल्यूशन बनेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब बनेंगे तो इनके बनने के दौरान या तो सिस्टम के द्वारा एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा या सिस्टम के द्वारा एनर्जी को रिलीज किया जाएगा। यानी इनका बनना या तो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, मतलब इनके द्वारा या तो ऊष्मा का उत्सर्जन किया जाएगा या ऊष्मा का अवशोषण किया जाएगा। कुल मिलाकर के विलयन बनने के बाद तंत्र की एंथैल्पी उतनी नहीं रहेगी जितनी विलयन बनने से पूर्व विलेय और विलायक की एंथैल्पी थी, यानी कि एंथैल्पी में चेंज आ जाएगा। या तो तंत्र ऊष्मा का अवशोषण कर लेगा या तंत्र ऊष्मा का उत्सर्जन कर देगा। तो कुछ ना कुछ करेगा, अगर ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण कुछ ना कुछ करेगा तो एंथैल्पी उसकी बदल जाएगी तो मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाएगा। एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाएगा मतलब डेल्टा एच का मान 0 नहीं रहेगा। तो ये कंडीशन हो गई आपकी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। अब बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फिर दो बातें निकल करके आएंगे। सर आपने कहा पीए का मान P0 एक्स के बराबर नहीं होगा, पीबी का मान P0 भी एक्सबी के बराबर नहीं होगा, पीएस का मान पीए और पीबी के योग के बराबर नहीं होगा। तो सर कितना होगा, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। सही बात है साहब। अब देखें आप यहीं से नॉन आइडियल सॉल्यूशन की फिर दो कंडीशन निकल करके आएंगे। पहली कंडीशन केस फर्स्ट केस क्या बनता है बच्चों कि जब यहां से देखें इस दूसरे वाले बिंदु से निकल के आएगी पूरी जानकारी। तो ए बी अट्रैक्शन फोर्स का मान जब ए और बी अट्रैक्शन फोर्स के बराबर नहीं है तो मान के चलिए कि फर्स्ट केस में बात कर रहे हैं जब ए बी अट्रैक्शन फोर्स का मान अधिक है किससे, ए अट्रैक्शन फोर्स से और बी अट्रैक्शन फोर्स से। जब ए बी अट्रैक्शन फोर्स का मान ए और बी अट्रैक्शन फोर्स से अधिक है तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि ए और बी के अणुओं के बीच में अधिक आकर्षण होने की वजह से, बच्चे गौर करें कि ए बी आकर्षण का मान ए और बी आकर्षण से अधिक है, तो ए और बी के अणुओं के बीच में अधिक आकर्षण होने की वजह से वो स्वतंत्र अवस्थाओं की तुलना में कुछ अधिक आकर्षित होकर के रहेंगे विलयन अवस्था में, जिससे उनके आयतन में कमी आ जाएगी। और आयतन में अगर कमी आ जाएगी तो डेल्टा वी का मान इस स्थिति में बच्चों नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और बी में आकर्षण अधिक है। तो अगर पहले वो अकेले जब रह रहे थे तो एक विलेय पदार्थ मान लो 20 ml और विलायक मान के चलो 100 ml आयतन घेर रहा था, तो जब उनमें आकर्षण जब वो मिलेंगे और उनमें आकर्षण बढ़ जाएगा तो वैसे तो उनका वॉल्यूम 120 ml होता है जोड़ करके, लेकिन अब वो 120 ml ना होकर के 120 से कुछ कम होगा मतलब आयतन में कमी आ गई, मतलब वॉल्यूम चेंज जो है वो नेगेटिव हो गया। दूसरी बात, आयतन में कमी आई है, इसका मतलब ये है कि ए और बी में एक दूसरे से जुड़ने के प्रति एक दूसरे से के प्रति आकर्षण का मान स्वतंत्र अवस्थाओं की तुलना में अधिक है। इसका मतलब उनको एक दूसरे से मिलने पर कुछ अधिक रिलैक्सेशन फील हो रहा है, कुछ अधिक रिलैक्सेशन एक्सपीरियंस हो रहा है। यानी ए और बी जब जुड़ रहे हैं तो वो अकेले ए और अकेले बी की तुलना में अधिक आकर्षण फील करने की वजह से अधिक ज्यादा स्थायित्व या अधिक ज्यादा रिलैक्सेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो उस स्थिति में जब तंत्र कोई रिलैक्सेशन में जाता है तो ऑटोमेटिक उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसी स्थिति में इस तंत्र में से इस विलयन के बनने पर ऊष्मा का या ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और तंत्र की एंथैल्पी में गिरावट आएगी, जिससे
H का मान नेगेटिव हो जाएगा, तो डेल्टा H जो है वह भी यहां पर नेगेटिव होगी। ये बात है। और तीसरी बात देखें बच्चों कि ए बी का आकर्षण का मान जब अधिक है, यहां गौर करें बच्चों कि ए बी आकर्षण का मान अधिक है ए और बी आकर्षण से, तो जब ए और बी के अणु अधिक आकर्षण के साथ जुड़ेंगे तो स्वतंत्र अवस्था में ए के अणुओं के द्वारा जो वाष्प तैयार किया जा रहा था, जिसे हम पी ए कह रहे थे, स्वतंत्र अवस्था में बी के अणुओं के द्वारा जो वाष्प तैयार किया जा रहा था उसे हम पी बी कह रहे थे। ए और बी को जब मिलाने के बाद में जो विलयन बना है सॉल्यूशन, उसका जो वाष्प दाब होगा उसे हम पीएस कहेंगे। तो यहां अकेली अवस्था में ए का वाष्प दाब पीए है, बी का वाष्प दाब पीबी है, और विलयन बनने के बाद विलयन का वाष्प दाब पीएस है। अब विलयन का वाष्प दाब अगर अब जब विलयन बन गया तो ए और बी के बीच में आकर्षण अधिक हो गया, और आकर्षण अधिक हो गया तो वो अधिक ज्यादा आकर्षण से जुड़े हुए हैं उस विलयन के अंदर, तो फिर वो वाष्प अवस्था में पहले की तुलना में अधिक मुश्किल से जाएंगे, अधिक कठिनाई से जाएंगे, यानी कि उनके वाष्प दाब में कमी आएगी। समझना बात को, जब ए और बी के बीच आकर्षण बढ़ गया तो विलयन में रहते हुए उनके बीच आकर्षण ज्यादा है, तो अब वो वाष्प अवस्था में नहीं जाना चाहेंगे। जब वो यहां पर अधिक स्थायित्व फील कर रहे हैं, अधिक स्थायित्व एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो वाष्प अवस्था में जाना नहीं चाहेंगे। और जब वो वाष्प अवस्था में जाना नहीं चाहेंगे तो वाष्प कम बनेंगे, वाष्प कम बनेंगे तो वाष्प दाब पहले की तुलना में, स्वतंत्र अवस्था की तुलना में वाष्प दाब कम होगा। तो वाष्प दाब कम होगा तो इस वाष्प दाब पीएस का मान कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो वाष्प दाब आएगा पीएस वो कम आएगा, किससे? पीए और पीबी के योग से, यानी वाष्प दाब में गिरावट आएगी। तो ये इस स्थिति में ये ऐसे विलयन हो गए कि स्पष्ट कौन सा हो गया, जो कि राउल के नियम से, आप गौर करें, राउल के नियम से वाष्प दाब में कमी आ रही है, राउल के नियम से वाष्प दाब में कमी आ रही है, यानी राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शा रहे हैं। तो इन विलयनों का जो ग्राफ आएगा वो कैसा हो जाएगा, जैसे ये P0 भी हुआ करता था, ये आपका P0A हुआ करता था बच्चों, और नॉर्मली ये ग्राफ होता था आपका PB के लिए, ये ग्राफ होता था आपका PA के लिए, ठीक है, और ये जो ग्राफ होता था आपका वो PS यानी विलयन के लिए हुआ करता था आइडियल कंडीशन में। लेकिन अब नॉन आइडियल है, अब विलयन के अंदर AB का आकर्षण AA और BB के आकर्षण से अधिक है, तो आकर्षण अधिक है, तो इस स्थिति में विलयन का वाष्प दाब कम है, विलयन का वाष्प दाब कम है, तो वाष्प दाब में ऋणात्मक गिरावट आई है, कमी आई है। तो अब इन विलयनों का वाष्प दाब कुछ इस तरह से होगा, जैसे ये, और ये इनका वाष्प दाब कैसे होगा अवयवों का, ये, और इसका वाष्प दाब कैसे होगा दूसरे बी अवयव का, ये। यानी जो राउल के नियम के अनुसार जो वाष्प दाब के मान आ रहे थे उनसे कम मान आएगा वाष्प दाब का। ये राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन हो गए। ये कौन से विलयन हो गए? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट लॉ, राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। अब ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के लिए एग्जांपल बुक्स में आपके लिए फिनॉल है, उनका एनिलीन के साथ, जैसे एग्जांपल की बात करें अपन तो फिनॉल है प्लस एनिलीन है, और इसके अलावा क्लोरोफार्म और एसीटोन का जो विलयन है वो भी आपका ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन में ही आता है। तो ये आपका नेगेटिव विचलन दर्शाने वाले, ऋणात्मक, राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन हो गए। अब बच्चों हम बात करेंगे कौन से केस फर्स्ट कौन सा हो गया, यहां आप लिख सकते हैं राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन है। ये कौन से विलयन है? राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। अच्छा, एक और बात है, आप तो डिस्क्रिप्शन करते चलिए, पहले वर्णन करते चलिए, जब ए बी के आकर्षण का मान ए से अधिक हो, बी से अधिक हो, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आयतन घट जाएगा, आयतन घट जाएगा तो आयतन में ऋणात्मक परिवर्तन आ जाएगा, और आयतन जब घटेगा इसका मतलब ए और बी अधिक स्थायित्व महसूस कर रहे हैं शुद्ध स्वतंत्र अवस्थाओं की तुलना में, तो उस स्थिति में उनकी एंथैल्पी में भी गिरावट आएगी, तंत्र अधिक स्थायी होगा तो एंथैल्पी परिवर्तन भी ऋणात्मक हो जाएगा।
तो ऐसी स्थिति में वो वाष्पावस्था में भी जाने में अधिक कठिनाई या अधिक मुश्किलात से जाएंगे वाष्पावस्था में, तो उस वाष्पावस्था में जाने में अधिक मुश्किल होगी, तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। तो फिर वाष्प दाब का मान भी कम कर दीजिए इस तरह से, और पीए का मान भी कम कर दीजिए P0A(x)A से, पीबी का मान भी कम कर दीजिए P0B(x)B से, और फिर ग्राफ बना दीजिए। फिर आप ये निर्णय ले लीजिए कि ये कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया जो कि रावल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शा रहा है। तो हेडिंग डाल दीजिए कि स्पष्ट की रावल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, और उसका एग्जाम्पल जो भी आप याद कर सकें, फिनोलैनिलीन है, क्लोरोफॉर्मेसिटोन है, उनको आप नोट कर सकते हैं। दूसरा है बच्चों केस सेकंड। केस सेकंड की बात करें हम, तो केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड जब ए और बी के बीच आकर्षण बल का मान कम हो, ए आकर्षण बल से एवं बी आकर्षण बल से। अब ये कौन सा केस बनेगा साहब, इस स्थिति में देखें आप, जब ए बी आकर्षण बल का मान ए आकर्षण बल और बी आकर्षण बल से कम है, यानी कि इस कंडीशन में जो ए पदार्थ के कण हैं या पार्टिकल्स हैं और बी पदार्थ के कण हैं, जब वो विलयन में मिल रहे हैं, ए बी के रूप में मिल रहे हैं जब वो, तो उनके बीच में उतना आकर्षण नहीं है जितना कि वो अकेले ए और अकेले बी में आकर्षण हुआ करता था। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों आप देखोगे जब उनमें आकर्षण कम है, ए और बी के बीच में आकर्षण स्वतंत्र ए और स्वतंत्र बी की तुलना में कम है, तो जब उन्हें विलयन में मिलाया जाएगा तो वो उतनी सुगमता से नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके बीच आकर्षण कम है, वो नहीं मिल रहे हैं उतनी तैयारी के साथ या उतने आकर्षण के साथ जितना कि अकेले अपने अणुओं के साथ मिल रहे थे ए या बी। तो वो ए बी में आकर्षण है कम, तो आकर्षण कम है, तो फिर वो कुछ गैर रजामंदी से मिलेंगे, तो गैर रजामंदी से मिलेंगे तो वो इस तरह मिलेंगे, ए बी से कुछ कम आकर्षण के साथ मिलेगा और बी ए से कुछ कम आकर्षण के साथ मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में उस विलयन का जो आयतन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ए और बी उतने आकर्षण के साथ नहीं मिल रहे हैं जितना कि वो अकेली अवस्थाओं में मिल रहे थे। तो ऐसी अवस्था में विलयन का आयतन कुछ बढ़ जाएगा, तो विलयन के आयतन में चेंज हो जाएगा, तो उस स्थिति में डेल्टा बी का मान पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, डेल्टा बी का मान पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी बात, जब ए और बी में आकर्षण कम है, इसका मतलब यह है कि वो मिलना ही नहीं चाहेंगे। जब आकर्षण कम है तो वो स्वतंत्र अवस्था में अधिक मतलब सुगम था, उनका अधिक स्टेबल थे। स्वतंत्र अवस्था में जब उनको मिलाया जा रहा है, उनके बीच आकर्षण कम है, तो वो उतना स्टेबल नहीं होंगे। इसका मतलब हमें उन्हें जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा, और जबरदस्ती मिलाने में उस सिस्टम को हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, चाहे वो ऊष्मा के रूप में हो सकती है, उन्हें गर्म करना पड़ सकता है, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, यानी उन्हें हिलाकर हमें मिलाना पड़ सकता है। इन बोथ केस, दोनों ही स्थितियों में हमको ऊर्जा सिस्टम को देनी पड़ेगी, और सिस्टम को ऊर्जा देनी पड़ेगी तो विलयन में जो ऊर्जा हमारी जाएगी, हमारी तरफ से जाएगी, वह विलयन की ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएगी, यानी विलयन की एंथैल्पी को बढ़ाएगी, यानी विलयन की एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव होगा। पहले की तुलना में विलयन की एंथैल्पी बढ़ जाएगी, तो डेल्टा एच का मान भी बच्चों यहां पर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब दूसरी बात देखें इधर कि जब ए बी आकर्षण का मान ए आकर्षण या बी आकर्षण से कम है ए बी आकर्षण का मान, तो इस स्थिति में विलयन का जो अब जब उनका ए बी आकर्षण का मान कम है तो वो मिलना ही नहीं चाह रहे ए और बी के अणु। जब वो मिलना ही नहीं चाह रहे तो जबरदस्ती आपने विलयन बना भी दिया और वो मिलना नहीं चाह रहे, तो क्या होगा कि वो एक दूसरे से दूर हटेंगे, और इस दूर हटने के ही प्रक्रिया में उनके बाष्पन की प्रक्रिया या इवेपोरेशन की प्रक्रिया अधिक आसान होगी, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कम आकर्षण में मिलना चाह ही नहीं रहे हैं, या उनके बीच में ए बी आकर्षण ए और बी आकर्षण की तुलना में कम है। तो वो अणु जब दूर हटेंगे तो फिर उनका बाष्पन अधिक सुगम हो जाएगा, और अधिक सुगम हो जाएगा तो उनके बाष्प अधिक बनेंगे, और उनके बाष्प अधिक बनेंगे तो उनका बाष्प दाब अधिक हो जाएगा। मतलब विलयन का बाष्प दाब पीएस का मान नियम से, रावल के नियम से जो पीए प्लस पीवी का मान जो आता था उसकी तुलना में अधिक होगा। यानी इस कंडीशन में विलयन का बाष्प दाब रावल के नियम के बाष्प दाब से अधिक होगा। अवयवों का जो बाष्प दाब है वो भी नियम से, रावल के नियम से जो P0A(x)A आता था उससे अधिक होगा। अवयव बी का जो बाष्प दाब है वो भी रावल के नियम से जो बाष्प दाब आता था P0B(x)B उससे अधिक होगा।
इसका मतलब ये है कि जब बिलियन में अवयव ए और बी के अवयव कणों के बीच में जो आकर्षण का मान होता है वो ए और बी के आकर्षण से कम होता है, तो उस स्थिति में वाष्प दाब का मान राउल के नियम से प्राप्त होने वाले वाष्प दाब से अधिक होता है। तो फिर ऐसे विलयनों को हम राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन कहेंगे, क्योंकि ये राउल के नियम से अधिक वाष्प दाब प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये कौन से विलयन हो गए बच्चों? केस सेकंड वाले, राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, यानी सॉल्यूशंस शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले हो गए। तो इस कंडीशन में बच्चों इनका ग्राफ किस तरह से आएगा? वही बात है, मान के चलिए हम जानते थे ये P0 भी है और ये आपका P0A है, और यहां पर XA का मान 0 है, यहां XA का मान 1 है, यहां XB का मान 1 है, यहां XB का मान 0 है। अब जो राउल के नियम से जो ग्राफ आता था वो किस तरह आता था? ऐसे आता था, जो किसे बताता था? PA इक्वल टू P0A XA। और ये जो ग्राफ आता था ये किसे बताता था? राउल के नियम से PB इक्वल टू P0B XB, ये इसे बताता था। बट दीज सॉल्यूशंस आर नॉट आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो ये राउल के नियम से धनात्मक विचलन वाले हैं। अच्छा, टोटल सॉल्यूशन प्रेशर कितना आता था राउल के नियम से? वो इतना आता था PS इक्वल टू PA प्लस PB। ये तो बच्चों राउल के नियम से आता था, बट ये तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन है, तो इनका जो एक्चुअल वेपर प्रेशर आएगा वो राउल के नियम से धनात्मक आएगा, यानी बढ़कर के आएगा। तो ये टोटल होगा PS का वैल्यू जो कि PA प्लस PB से अधिक होगा। ठीक है, दूसरा ये PB का मान भी एक्चुअली बढ़कर के आएगा राउल के नियम की तुलना में, और PA का मान भी बच्चों राउल के नियम की तुलना में बढ़कर के आएगा। तो राउल के नियम से अगर वाष्प दाब के मान बढ़कर के आ रहे हैं तो वो राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन हो गए। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों का भी आप एग्जांपल ले सकते हो, तो एथेनॉल और एसीटोन इनको मिला लीजिए तो वो धनात्मक विचलन वाले हो जाते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन को मिला लीजिए तो वो भी धनात्मक विचलन को दर्शाने वाले विलयन हो जाते हैं। तो ये थे हमारे आदर्श और अनादर्श विलयन।